अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और खुश आमदेद। इस वीडियो को मैं करूँगा उर्दू हिंदी के अंदर। मेरी उर्दू हिंदी ज़रा क्रिमिनल है, जिस तरह इसराइल की ऑक्यूपेशन भी क्रिमिनल है। बे विद मी प्लीज़। मेरी हिंदी उर्दू इतनी ख़ास नहीं है, तो चलो हम अब आपकी वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, इजराइल पैलेस्टीन के बीच में हालत इस हद तक खराब हो गई है कि मानो एक जंग छिड़ गई हो। हजारों रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं और ढेरों लोगों की जानें जा रही हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चों तक की भी जानें गई। ज़रूरी है कि आप बात एक्यूरेट करो शुरू से ही, क्योंकि आपको पता है शुरू से लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। तो शुरू से आप कह रहे हो देखो रॉकेट्स बस आए जा रहे और बच्चे मर रहे, ये डिस्क्रिप्शन बस एक ही साइड की है और ये इसराइल, क्योंकि गाजा की पॉपुलेशन 50% बच्चे हैं। ये मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल है कि बाकी दुनिया के लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। इंडिया में देखो बात कंट्रोवर्शियल नहीं है, कंट्रोवर्शियल बस आपको लग रही है। ये अगर आपको फैक्ट्स पता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके अंदर यूएन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच सारे यूनानिमस है कि इजराइल एक ऑक्यूपाइंग पावर है। शेख जर्राह में ऑक्यूपाइंग पावर की लेजिस्लेशन नहीं चलती। ट्विटर पे दो ट्रेंड्स चल रहे थे टॉप पर, एक इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल और एक इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टीन। कौन यहां पर सही है और क्यों ये मुद्दा शुरू हुआ फिर से, क्यों ये जंग शुरू हुई? आइए क्यों ये जंग फिर से शुरू हुई? लगता है आप फंडामेंटल और बहुत जो क्या कहते हैं ज़रूरी जो बात है, फैक्ट्स है, आपको लगता है उनका नहीं पता। देखो ये कभी बात रुकी ही नहीं, शुरू से ही ओपन एयर प्रिजन कैंप गाजा को समझ लो, उधर शुरू से ही कभी इंटरमिशन आया ही नहीं है, क्योंकि उधर ब्लॉकेड की तरफ से भी मेडिकल सप्लाईज हो गया, भी खाना हो गया, भी पानी हो गया, कोई भी चीज़। मैं भी 2 दफ़ा फ़लस्तीन जा चुका हूँ। उधर कदम कदम पर चेक पॉइंट्स है, कदम कदम पर। और जो अक्सा की जो कंपाउंड है वो कहते हैं कि जॉर्डन के कंट्रोल में है, लेकिन जब उधर बंदा जाए तो पता चलता है किसी कंट्रोल में। खैर, लेकिन जो वेस्ट बैंक के अंदर पिंक कलर का एरिया है वहां पर इजराइल का कंट्रोल है और वहां पर कुछ इजरायली लोग भी रहते हैं। नहीं रहते नहीं है, उन्होंने अपना जोर उधर किया है, उसको सेटलमेंट्स कहते हैं, इलीगली वो उधर रहते हैं। देखो बात क्लियर करनी चाहिए, इसलिए आपकी तरह बंदा कह रहा है कंट्रोवर्शियल, ये बात कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये बात इलीगल है। देखो एक बात है रहना किसी जगह, ये वो दोस्त को कहते कि दोस्त रह रहा है, मेरा भाई मेरे साथ रह रहा है, लेकिन एक बंदा टेक ओवर करे, ये उसको नहीं कहते कि रह रहा है, उसको कहते हैं कि ये बंदा स्क्वाट कर रहा है। देखकर थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आपको कि ये कैसे हो सकता है कि दो देश ऐसे एग्जिस्ट करते हैं 100 अलग अलग टुकड़ों में, 100 से ज्यादा अलग अलग टुकड़े हैं, और अगर कोई इंसान ऊपर से नीचे तक चलना शुरू करेगा तो देखेगा अच्छा मैं इजराइल में हूं, अब मैं पैलेस्टीन में आ गया, थोड़ा सा आगे चला अब मैं। देखो ये बात आप टुवर्ड्स द एंड शुरू कर रहे हो। देखो बात जो आप करते हैं ना, कंप्लीट बात करते हैं, तो अब आपको दिखानी है कि ये मैप प्रेजेंट डे की मैप है और आप को पीछे ज़रा जर्नी करना है। और अगर आप सिंपल गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा सबसे पहले ये सारा रीजन ही पैलेस्टाइन था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसराइल ने अपना कब्जा शुरू किया। तो ये अब की मैप है सेटलर्स की वजह से, वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ की वजह से। इसका अपना ही बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। इतिहास की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जो इजराइल पैलेस्टीन की हिस्टोरिकल सिचुएशन बताएगा कि कैसे ये हो पाया। तो कोई हैरान, तो फिर बात आपने छेड़ी क्यों है? आपने मतलब बात को इस तरह आपने फ्रेम किया है जिस तरह फ़लस्तीनियों केस में गलती है। आपको ये भी बताना चाहिए कि ये छोटे छोटे पीस किस तरह है। बेशक एक दो सेंटेंस ही आप कह दो, सेटलर्स, उस सेंटेंस में इलीगल सेटलर्स, इलीगल ऑक्यूपेशन होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें गाजा स्ट्रिप की तो वहां पर कहानी काफी अलग है। वहां पर पैलेस्टीनियन सरकार का कंट्रोल नहीं है, बल्कि वहां पर कब्जा कर रखा है एक मिलिटेंट ग्रुप। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑफिशियली कहते हैं कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर आप देखो कि जो ब्लॉकेड्स हो रहे, जिन्होंने चेक पॉइंट्स उधर सेटअप किए हैं, जो कंट्रोल करते हैं जो चीज़ें अंदर जा रही और बाहर जा रही, ये क्लियर बात है कि अभी तक कंट्रोल इसराइल के पास है। जिस तरह आप अक्सा को देखो, ऑफिशियली कहते हैं कि जॉर्डन के पास है, लेकिन जॉर्डन का कोई उधर नामो निशान नहीं है। देखो मैं 2 दफ़ा उधर जा चुका, मैंने व्लॉग भी बनाई है, ये बात क्लियर है। ग्रुप स्लैश पॉलिटिकल पार्टी हमास ने, अब जो पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर है जो वेस्ट बैंक में, देखो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनको डेमोक्रेटिकली
इलेक्ट किया गया है। हमास और इजरायली मिलिट्री अक्सर एक दूसरे के ऊपर रॉकेट्स फेंकते रहते हैं। हालांकि इजराइल के पास एक आयरन डोम है जो अच्छा, जब आप कह रहे हो अक्सर रॉकेट्स ईच अदर को फेंकते रहते हैं, आप इस तरह बात कर रहे हो जिस तरह दोनों के रॉकेट्स बराबर हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसराइल की जो मिलिट्री है दुनिया की टॉप 20 में आती है। उनका बजट जो है $20 बिलियन येली मिलिट्री बजट है, जो आई थिंक टॉप 20 में वो भी आता है। तो उनको उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो इट्स ऑन अनदर लेवल। ये आप उसको सिंपली कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैलेस्टाइन के पास आर्मी तक नहीं है, मिलिट्री तक नहीं है। वेस्ट बैंक वाले पैलेस्टीन का कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, वहां से कोई रॉकेट्स नहीं फेंके जाते इजराइल की तरफ, क्योंकि वहां पर बीचों बीच इजरायली लोग भी रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम गाजा में जो बॉर्डर है वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। गाजा देखो, जब आप कहते हो कि उधर वेस्ट बैंक में इसराइली भी लोग रहते हैं, आप पता नहीं सेटलमेंट्स जो इलीगल सेटलमेंट्स है, पता नहीं आप क्यों नहीं कह सकते, आपकी ज़बान पर वो लफ्ज़ नहीं आ रहा। लेकिन जब इंटरनेशनल कम्युनिटी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस, दे हैव क्लियरली सेड दिस, उन्होंने क्लियर कट ये बोला है। इनफैक्ट गाजा के चारों तरफ कंप्लीट ब्लॉकेड लगा रखा है इजराइल ने। एक तरफ इजराइल ने ब्लॉक कर रखा है और दूसरी तरफ इजिप्ट ने ब्लॉक कर रखा है गाजा को कंप्लीटली। इन्हें इकोनॉमिकली भी कट ऑफ किया गया है बाकी पूरी बाहर की दुनिया से। इसी की वजह से ये किसने कट ऑफ किया? गाजा के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी है, वो बहुत ज्यादा हाई है। जो भी पैसा गाजा के अंदर आता है अक्सर बाहर की दुनिया उन्हें मदद करना चाहती है, वहां रहने वाले लोगों की। ज्यादातर टाइम हमास उस पैसे का इस्तेमाल करता है हथियार खरीदने के लिए और रॉकेट्स फेंकने के लिए। देखो, हमास की पॉपुलेशन देखो और गाजा की पॉपुलेशन देखो, ये कौन सी उल्टी बात बंदा कर रहा है ये? फिर सुनते जरा। हमास उस पैसे का इस्तेमाल करता है। हमास उस पैसे का इस्तेमाल करता है? क्या हमास को इसने खुदा बनाया है कि बस हर जगह पर, हर गाजा के इशू में उसका कंट्रोल है? देखो, गाजा की पॉपुलेशन 50% चिल्ड्रन है। क्या आप कहोगे कि हमास ने उधर भी कंट्रोल रखा है? देखो, उन बच्चों को खाना पीना, मेडिसिन चाहिए। ऐसा कहा जा सकता है कि ये करंट इशू शुरू हुआ शेख जर्रा के मुद्दे से। ईस्ट जेरूसलम में शेख जर्रा एक नेबरहुड है जहां पर कई पैलेस्टीनियन परिवारों को ऑर्डर दिया गया अपना घर छोड़कर जाने के लिए। साथ ही ऑर्डर नहीं, फोर्सेबल एविक्शंस। साथ अभी एक हफ्ते पहले कुछ एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ज्यूज ने बड़ी भड़काऊ रैलीज निकाली। चलो, शुक्र ईस्ट जेरूसलम। ये तो बात आपने मतलब एडमिट की है, जहां पर इन्होंने नारे लगाए डेथ टू अरब्स। हाँ। जब ये रैलियां निकली, ज्यूज और अरब मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में टकराव हुआ, टेंशंस बढ़ी और टकराव हुआ। अच्छा, चलो, मतलब कोई पता नहीं एक्सप्लेन करेगा किस तरह का टकराव? टकराव का मतलब बराबरी, ये दो पार्टियां जो बराबर हैं। आग में घी डालने का काम किया एक्सट्रीम राइट विंग इजरायली पॉलिटिशियंस ने, जैसे कि ये लोग। इन्होंने भाषण दिए, अपने बड़े ही भड़काऊ भाषण दिए, कहा कि ये पूरा शहर हमारा है और इससे सिचुएशन और बिगड़ गई। 7 मई की बात है कि पैलेस्टीनियन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इन्हीं एविक्शंस के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, पत्थरबाजी हुई, इजरायली पुलिस ने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्रैश करे पुलिस के लोग और प्रोटेस्टर्स, और दोनों तरफ लोग इंजर्ड हुए। 10 मई की बात है कि इजरायली पुलिस अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसी और वहां पर पैलेस्टीनियन लोगों पर रबर बुलेट्स फायर करी गई और स्टन ग्रेनेड्स। रबर बुलेट्स नहीं थी, स्टील बुलेट्स थी विद रबर कोटिंग, जो लोग वहां पर प्रे करने के लिए आए थे। हालांकि इजरायली पुलिस का कहना है कि उन्हें देखो, आपको यह भी बताना चाहिए अल अक्सा मॉस्क है क्या और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। मुसलमानों के लिए ये सबसे पहले किबला था, जिसकी डायरेक्शन में हर मुसलमान उस डायरेक्शन में प्रे करता था, और मक्का और मदीना के बाद हमारी मोस्ट होलीएस्ट साइट है। तो ये देखो, कॉन्टेक्स्ट बात को देना बहुत जरूरी है। पहले से खबर थी कि कुछ पैलेस्टीनियन लोग मस्जिद के अंदर पत्थर इकट्ठे करके बैठे हैं, जो वो उन पर फेंकेंगे जो राइट विंग लोग वहां से रैलियां निकाल रहे थे और डेथ टू अरब की। देखो, जो राइट विंग रैलियां जो कर रहे हैं ना, उनको मस्जिद में आने की इजाजत नहीं होती। जो मस्जिद में आते वो पुलिस वाले होते, और क्योंकि इस इशू में हमेशा जब भी कोई बात होती है, अब फ़लस्तीनियों को पता है कि पुलिस हमेशा मस्जिद के अंदर आती है और हमें अटैक करती है, तो हम डिफेंसलेस होते, तो हमें हमेशा मार खाते। क्योंकि अब ये मस्जिद की बात होगी है, तो हमें कुछ नहीं कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए तो रखना ही है ना। इस मस्जिद के इंसिडेंट की खबर सुनकर हमास ग्रुप ने एक अल्टीमेटम दिया इजरायली सरकार को कि मस्जिद से इजरायली पुलिस को हटा लें, नहीं तो हम हमला बोल देंगे। हालांकि ये पैलेस्टीनियन लोग जो वेस्ट बैंक में रहते हैं, उनका हमास से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमास ने अपने आप को लेना देना, यार ये
ये कौन सा बंदा है यार। मस्जिद अक्सा मैंने अभी आपको बताया है कि मुसलमानों के लिए कितनी अहम जगह है, चाहे लेना देना वेस्ट बैंक के, ये नेशनैलिटी की बात नहीं है, ये मुस्लिम आइडेंटिटी की बात है। तो गाजा से इजराइल में हजारों की संख्या में रॉकेट्स फेंके गए हमास ग्रुप के द्वारा। नहीं, हजारों एकदम नहीं, बस देखो हजारों आ रहे, नहीं, पहले चंद आ रहे, फिर इसराइल ने डिस्प्रोपोर्शनेट के हद से ज़्यादा रिस्पॉन्स की, तो जाहिर है अब उनके, देखो हमारे बच्चे उधर मर रहे, देखो आपको समझ नहीं आती। जब अगर आप डेथ टोल देखो कि कितने उधर मर रहे और कितने इसराइल में मर रहे, ये डिस्प्रोपोर्शनेट, कोई भी अक्लमंद बंदा जिसने बेसिक स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की वो भी बात है देख सकता है कि यार देखो इधर क्लियर मिसमैच है। और जब ये रॉकेट की बौछार हुई इजराइल पर, तो इजराइल ने भी रिस्पॉन्स में आकर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करनी शुरू कर दी गाजा पर। इजराइल ने 130 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स करी गाजा पर, और पिछले 2 दिनों में 40 से ज्यादा पैलेस्टीनियन लोग मारे गए हैं, जिसमें कि 9 से ज्यादा बच्चे हैं। और इजराइल की तरफ भी 2 इजरायली मारे गए हैं और अब आप खुद ही आपके मुंह से ही बात निकल रही है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर्स को देखते, अगर आप जस्ट बंदे हो तो आप इस बात को भी हाईलाइट करोगे। एक इंडियन की भी मौत हुई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कौन सही है और ये तो आपने बात की ही नहीं, आप तो सही गलत में आ गया। देखो गधे की पीठ पर 15-20 बुक्स हो सकती है, लेकिन गधा क्योंकि उन बुक्स को पढ़ता नहीं है, उसका इल्म उसके दिल में नहीं आता है, उसके दिमाग और दिल में नहीं आता। तो देखो आप गधे की मानद नहीं बनो, आप जो फैक्ट्स आपके मुंह से निकल रहे, आपको उनको सोचना चाहिए, उन पर तदब्बुर करना चाहिए, उन पर रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस फैक्ट्स आपने कह दिए जी और बस हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। देखो आपको पता है हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। ये हिटलर के वक्त में बंदा एंटरटेन इस थॉट को नहीं कर सकता कि देखो हु इज राइट हु इज रॉन्ग, इट्स नॉट इवन अ डिबेट। जस्टिफाई करने के लिए दोनों साइडों के पास बहानों की कमी नहीं है। इजराइल कहता है कि हमने यहाँ पर रॉकेट फेंके। बहानों, देखो कितनी अजीब बात है कि एक जगह बच्चे मर रहे हैं, उनके पास मिलिट्री नहीं है, उनके पास इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग इधर बैठे हुजूर ये कह रहे कि देखो यार देखो बराबरी करना इस मामले में जुल्म है। एयर स्ट्राइक्स करी क्योंकि हमास वाले हमारे ऊपर रॉकेट फेंक रहे थे। ये हमास वाले कहते हैं कि हमने रॉकेट फेंके क्योंकि इजराइल ने जाकर मस्जिद में हमला किया। नहीं, सबसे पहले फोर्स, देखो बात शुरू है इलीगल ऑक्यूपेशन से। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला, ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। देखो ये रूपर्ट कोलविल, ये यूएन स्पोक्समैन है रेफ्यूजीज़ के लिए, और 2021 में उसने स्टेटमेंट दी कि देखो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करता है शेख जर्राह में। तो ये यूएन वाले यूनेस्को .5 2017 रूलिंग वो भी कह रहे हैं कि देखो ऑक्यूपाइंग पावर का लॉ नल और वॉइड है। ह्यूमन राइट्स वॉच जून 4 2017 उन्होंने भी बोला है कि देखो इसराइली ऑक्यूपाइंग पावर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बोला कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड अमाउंट्स टू अ वॉर क्राइम। मतलब ये बात पीछे जाती रहेगी, दोनों साइडों के पास बहानों की कमी नहीं है। एक के बाद ये बात इंसल्टिंग है कि आप हमें डाल रहे हो इसराइली के साथ और बहाने। देखो ये बहाने नहीं है, ये मैं बात कह चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात बहुत गलत है ये कि आप दोनों को इक्वल कर रहे हो और दोनों को आप कह रहे हो दोनों के पास बहाने हैं। जिस तरह एक एडल्ट एक बच्चे को अब्यूज़ करता है, आप अगर कोई भी एवरेज इंडिविजुअल कहे कि चलो देखते कि बड़ा के पास ये है तो दोनों के पास एक्सक्यूज़ है, नहीं, उस बात में बंदा कहेगा देखो जिस तरह आपने बड़े को अरेस्ट किया है, साथ इस बदबख्त को भी अरेस्ट करो जो उसके लिए एक्सक्यूज़ कर रहा है। Right, sir. लेकिन कुछ चीजें हैं जो बड़ी क्लियर हैं, मुझे लगता है, जिन्हें हमें अच्छा क्लियर है, चलो कोई पता नहीं, अब हिदायत इसको आ गई है, ध्यान रखना चाहिए इस सिचुएशन में। हाँ। सबसे पहली चीज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का क्या कहना है। यूरोपियन कमीशन का कहना है कि इजराइल जो एविक्शंस कराने लग रहा है यहाँ पर, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इलीगल है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि जो लॉ इजराइल यहां पर लगा रहा है वो इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है, और जो इजरायली सिविलियंस को ऑक्यूपाइड करने के लिए भेजा जा रहा है जमीन, वो प्रोहिबिटेड है अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड इट मे अमाउंट टू अ वॉर क्राइम। तो इससे ये तो क्लियर है कि इजराइल जो वेस्ट बैंक के एरियाज में ऑक्यूपेशन करने लग रहा है और पैलेस्टीनियंस को एविक्ट करने लग रहा है, ये गलत है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो हमास करने लग रहा है वो सही है? क्या
हमास देखो बात इधर आ ही नहीं रही। बात देखो कि मिलिट्री माइट जिसका कंट्रोल है, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी कंडेम कर रही है, तो आप उसको इक्वेट कर रहे हो जो छोटी माइनर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अगर आप नंबर्स कंपेयर करो तो आप वीडियो ही रोक दोगे। आप ज़रा बताओ कि हमास के नंबर कितने और इजराइल की मिलिट्री के नंबर कितने, ज़रा हमें इनलाइटन करो जिस तरह आपने ये बाकी आर्टिकल बताए। इनफैक्ट हमास के जो रॉकेट्स हैं वो अक्सर इजराइल के आम शहरों पर पॉइंट किए जाते हैं, जहां ये भी आपको बताना चाहिए कि इसराइल ने भी एडमिट किया है कि उनके भी जो रॉकेट्स और मिसाइल है वो सिविलियन पॉपुलेशंस और सिविलियन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर टारगेट किए जाते, क्योंकि उधर हमास भी होता है। It's Hamas who's sending the rockets. Israel which is countering with the Air Force, with the strikes, which you acknowledge are in civilian areas because you blame Hamas for using civilians as shields. ये तो अच्छी बात है कि इजराइल के पास इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है, एक आयरन डोम है, जिसकी वजह से ज्यादातर रॉकेट्स जो हमास भेजता है वो एक्चुअली में उनसे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती। तो ये आपने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। एक जगह आप ज़्यादा क्रेडेंस दे रहे हो हमास को, फिर दूसरी जगह आप कहते हो कि हाँ हाँ उनके रॉकेट्स पहुंचते नहीं हैं, तो फिर बात उधर ही आई ना कि ज़्यादा डैमेज फिर इसराइल ही कर रहा है। You're finished. You're finished. You're finished. तो ये बात आप शुरू में ही क्यों नहीं आपने कह दी? उनसे कोई कैजुअलिटीज नहीं होती, बहुत कम कैजुअलिटीज हुई हैं इजराइल की साइड पर, लेकिन हमास के रॉकेट्स अगर एक्चुअली में लग जाएं और ये प्रोटेक्शन ना हो तो बहुत सारे इजराइल में रहने वाले लोगों की जानें जाएंगी। वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस जाने जाएगी है, लेकिन जाने किसकी जा रही हैं ये क्लियर होना चाहिए, फलस्तीनियों की। जैसा गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। दूसरी चीज है कि अभी तक जो सिचुएशन, देखो ये हमें गांधी जी की आप कोट्स नहीं बताओ, आप अपने करंट लीडर की हमें कोट्स बताओ, मोदी जी की। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो रिवोकिंग ऑफ द आर्टिकल और जो बीफ खाने की जो उधर लिंचिंग्स हो रही हैं और जो कोविड की जो रूल्स को क्या कहते हैं इग्नोर किया जा रहा है, दोनों तरफ के लोगों में इतनी नफरत घोली गई है वहां के पॉलिटिशियंस के द्वारा, वहां के मिलिटेंट ग्रुप्स के द्वारा, ये दोनों लोग की बात इस तरह है, इस तरह आपके हाथ होने चाहिए, इस तरह नहीं। इधर फलस्तीन है और इधर इसराइल है, इट्स हैवी है। पूरे देश को टेररिस्ट घोषित कर देना, कि ये कहना कि सारे इजरायली लोग टेररिस्ट होते हैं या फिर सारे पैलेस्टीन लोग टेररिस्ट होते हैं, ये बहुत ही गलत है करना। अगर ऐसा बोलोगे आप तो इससे बस नफरत बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी दोनों साइड्स के बीच। और अगर आप दोनों को बराबर भी आप कोगे, इससे भी नफरत ग्रो होगी, क्योंकि फिर फ्रस्ट्रेशन बंदे में होगी कि देखो हम माइनॉरिटी है, हम पर ऑपरेशन किया जा रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साइड पर है, लेकिन ये बदबख्त कहता है कि देखो दोनों बराबर है। इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाद जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर्स है इजराइल, तो इतनी पावर के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो हमास जैसे लोग हैं जिन्हें इजराइल टेररिस्ट मानता है, अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है, इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत। देखो वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ही बकवास है। मैं बताता हूँ क्यों बकवास है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यू हैव ए राइट टू आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एन ऑक्यूपाइंग पावर, कि आप असला उठा सकते हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक ऑक्यूपाइंग पावर के खिलाफ। और मैंने आपको कोट्स दिए कि जो मेन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है वो कहते हैं कि इसराइल एक ऑक्यूपाइंग पावर है। जरूरत नहीं है उसी लेवल का। इजराइल ने गाजा में जो एयर स्ट्राइक्स करी, उस लेवल का किस तरह हो सकता है यार? आप अभी कह रहे हो कि इसराइल की मिलिट्री उस लेवल की है, ये नहीं आपने बोला कि फ़लस्तीनियों के पास कोई मिलिट्री है ही नहीं, उनके पास कोई नेवल फोर्स है ही नहीं है, उनके पास वेपनरी वेरी मिनिमल है, ज़्यादातर पत्थर है, आपने खुद ही बोला है। या आप ये नहीं कह सके कि वो देखो उनके पास गन्स थी, उनके पास ये था, आपने बस रॉकेट्स बोला जो हमास के पास हैं और आपने बाकी पत्थर बोला। ये तो आप किस तरह ये जो बात आप दोनों की इक्वल कर रहे हो ना, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें बहुत से सिविलियंस और बच्चे भी मारे गए हैं, और इजराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, उन्हें इन चीज़ों का तो ध्यान रखना चाहिए कि वो जब टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ उनके रॉकेट लॉन्चर्स को करें या उनके टेररिस्ट ग्रुप्स को करें। बच्चे तो कोई यहाँ पर टेररिज्म का काम नहीं कर रहे हैं ना। और ये कहना कि यहाँ पर कुछ साइड में कैजुअलिटीज होंगी ही जब आप उन्हें टारगेट करोगे, ये सही नहीं है। अगर आपके परिवार से कोई वहां पर होता और आपके परिवार के जहां पर आपका परिवार रहता है उसकी साइड वाली बिल्डिंग में कोई टेररिस्ट रहता है
और वहां पर बम गिराया जाए और आपके परिवार में किसी की मौत हो जाए, तो क्या ये जस्टिफाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चलो दूसरी वीडियो तक अस्सलाम अलैकुम।